हमारे पास आज जो सोर्सेज हैं वे ऑपरेशन महादेव के बारे में हैं। हम्म। अब देखिए, ऊपरी तौर पर तो ये जम्मू और कश्मीर में हुआ एक और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो एक सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक और सफल मिशन था या ये भारत की आतंकवाद से लड़ने की रणनीति में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था? और ये सवाल बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑपरेशन महादेव की कहानी सिर्फ गोलियों और रणनीति की नहीं है। ये टेक्नोलॉजी की है, मनोवैज्ञानिक युद्ध की है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बहुत ही सोची समझी कहानी गढ़ने की भी है। अच्छा। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उस साल की शुरुआत में हुए दिल्ली ब्लास्ट तक, क्योंकि इस ऑपरेशन के बीज कह सकते हैं वहीं बोए गए थे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जुलाई 2025, जगह है जम्मू कश्मीर का पहलगाम इलाका। माहौल जाहिर है तनाव भरा है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले एक आतंकी हमले ने सबको दहला दिया था। बिल्कुल। इसी पृष्ठभूमि में ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया। ये था क्या असल में? ये पहलगाम हमले के लिए जो जिम्मेदार थे, मतलब लश्कर तैयबा के ऑपरेटिव्स, उनको खत्म करने का एक मिशन था। ओके। लेकिन जो बात इसे अलग बनाती है वो है इसका स्केल और इसकी बनावट। ये किसी एक यूनिट का काम नहीं था। सोर्सेज के मुताबिक इसमें भारतीय सेना की टुकड़ियां थीं। कौन सी टुकड़ियां? कोई खास? हाँ, जो ऊंचाई पर लड़ने में माहिर हैं। उनके साथ सीआरपीएफ की क्विक एक्शन टीम और सबसे जरूरी जम्मू कश्मीर पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस। इन तीनों का एक साथ इस्तेमाल हुआ। तो ये सिर्फ ज्यादा फोर्स इकट्ठा करने के बारे में नहीं था, बल्कि हर किसी का एक खास रोल था। बिल्कुल। मतलब हर कोई वो कर रहा था जिसमें वो बेस्ट है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। इसे ऐसे समझिए, सेना के पास पहाड़ी इलाकों में लड़ने का अनुभव था, हथियार थे। सीआरपीएफ के पास जैसे घनी बस्तियां होती हैं या मुश्किल जगह, वहां तेजी से एक्शन करने की ट्रेनिंग थी। और सबसे जरूरी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, उनके पास जमीनी जानकारी थी। हाँ, उनके पास वो ह्यूमन इंटेलिजेंस थी। कौन कहाँ है, कौन किसकी मदद कर रहा है, ये जानकारी कोई सैटेलाइट नहीं दे सकता। सही बात है। तो इन तीनों को एक साथ लाना ही अपने आप में एक बड़ी रणनीतिक जीत थी। सोर्सेज इसे एक वेल प्लान्ड सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, और इसका मतलब सिर्फ टारगेट पर हमला करना नहीं था। तो फिर क्या था? इसका मतलब था उसे कम से कम शोर और नुकसान के साथ करना। ठीक है, तो क्या हुआ ये तो साफ है, पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो है कैसे हुआ। सोर्सेज में कुछ ऐसी बातें हैं जो किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती हैं। हाँ है। सबसे पहले टेक्नोलॉजी और जमीनी जासूसी का मेल। ये सुनने में तो आसान लगता है, पर असल में ये कैसा दिखता है? ये वाकई दिलचस्प है। देखिए, यहाँ रियल टाइम इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ ड्रोन से वीडियो देखना नहीं था। अच्छा। इससे एक वीडियो गेम की तरह सोचिए। एक कमांडर के हाथ में एक टैबलेट है, स्क्रीन के कोने में एक हाई एल्टीट्यूड ड्रोन से लाइव वीडियो आ रहा है जो पूरे इलाके का नक्शा दिखा रहा है। ओके। दूसरे कोने में उसी इलाके की थर्मल इमेजिंग दिख रही है, मतलब छिपे हुए लोगों की गर्मी का पता चल रहा है। और ठीक उसी समय जमीन पर मौजूद एक लोकल मुखबिर का मैसेज आता है जो उस ड्रोन फुटेज को कंफर्म करता है। हाँ, वो उसी गुफा में है। ये कई अलग अलग सोर्स से आ रही जानकारी का एक संगम था, जिसने किसी भी गलती की गुंजाइश को लगभग खत्म कर दिया। बिल्कुल। यानी अंदाजे पर कुछ भी नहीं छोड़ा गया, हर कदम डेटा से वेरीफाई हो रहा था। लेकिन सोर्स में एक और बात का जिक्र है जो इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय लगती है। रेडियो साइलेंस। हाँ, रेडियो साइलेंस। इसका मतलब है कि ऑपरेशन के दौरान कोई वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं हुआ। हाँ, और ये इस ऑपरेशन का सबसे असाधारण पहलू है। रेडियो साइलेंस का मतलब था कि पूरे इलाके को, आप कह सकती है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंधेरे में डुबो दिया गया था। डिजिटल ब्लैकआउट। एक डिजिटल ब्लैकआउट। कोई सिग्नल अंदर नहीं, कोई बाहर नहीं, ताकि दुश्मन के पास कितने भी आधुनिक सुनने वाले उपकरण हों, उन्हें सिर्फ सन्नाटा सुनाई दे। एक मिनट, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर कुछ गलत हो जाता, अगर कोई टीम फंस जाती, तो वे मदद के लिए बुला भी नहीं सकते थे। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बहुत बड़ा जोखिम। और यहीं पर यह बात सिर्फ एक तकनीक से बढ़कर हो जाती है। मतलब? रेडियो साइलेंस असल में विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। हर सैनिक को ये भरोसा करना पड़ता है कि दूसरी टीम, जिसे वो देख या सुन नहीं सकता, ठीक वही कर रही है जो प्लान में था। हर किसी को न सिर्फ अपना काम बल्कि दूसरों का काम भी बिना किसी कम्युनिकेशन के पता होना चाहिए।
आज की दुनिया में जहां हम हर सेकंड कनेक्टेड रहते हैं, ये तरीका ये युद्ध की उस पुरानी और सबसे बुनियादी कला की तरफ वापस ले जाता है। जहां योजना और अनुशासन ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि प्लानिंग कितनी बारीक और पक्की थी। और इन सब तकनीकों और जोखिमों का नतीजा क्या निकला? सोर्स इस पर बहुत जोर देता है, 0 सिविलियन कैजुअल्टी। हाँ, एक भी आम नागरिक को खरोंच तक नहीं आई। और हमें इसी बिंदु पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। 0 सिविलियन कैजुअल्टी सिर्फ एक नैतिक जीत नहीं है, ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत है। रणनीतिक जीत कैसे? देखिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सिर्फ आतंकवादियों को मारने से नहीं जीती जाती, ये स्थानीय आबादी का दिल और दिमाग जीतने से जीती जाती है। अच्छा। जब लोग देखते हैं कि सुरक्षा बल उनकी जान की परवाह करते हैं, कि वो आतंकवादियों और आम लोगों में फर्क करते हैं, तो उनका भरोसा बढ़ता है। और ये भरोसा ये बाद में बेहतर इंटेलिजेंस और सहयोग में बदल जाता है। बिल्कुल, ये एक साइकिल है। जब भरोसा बढ़ता है तो लोग जानकारी देने में कम डरते हैं और बेहतर जानकारी से भविष्य के ऑपरेशन और ज्यादा सटीक होते हैं, जिससे फिर से आम नागरिकों का नुकसान कम होता है। और इसका उल्टा भी होता होगा? हाँ, इसके विपरीत, अगर किसी ऑपरेशन में आम लोग मारे जाते हैं तो ये आतंकवादियों के प्रोपेगेंडा को हवा देता है। वे इसे सबूत की तरह इस्तेमाल करते हैं कि देखो, ये तुम्हारे दुश्मन हैं। तो 0 सिविलियन कैजुअल्टी हासिल करके सुरक्षा बलों ने न केवल जानें बचाई, बल्कि आतंकवादियों से उनका सबसे बड़ा वैचारिक हथियार भी छीन लिया। सही बात है। तो ये सारी चीजें मिलकर इस ऑपरेशन को खास बनाती हैं। लेकिन अब आते हैं बड़े सवाल पर, ये सब क्यों किया गया? जैसा कि आपने शुरू में कहा, ये सिर्फ पहलगाम का बदला नहीं था। सोर्सेज इसे दिल्ली ब्लास्ट जैसी घटनाओं से जोड़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम एक पैटर्न देख रहे थे। दिल्ली ब्लास्ट एक शहरी आतंकी हमला था। उसका मकसद देश की राजधानी में डर फैलाना था। पहलगाम हमला टूरिज्म को निशाना बनाकर कश्मीर की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश थी। ये दोनों हमले ये एक ही बड़ी रणनीति का हिस्सा थे, जिसे सीमा पार से चलाया जा रहा था। तो ऑपरेशन महादेव इन सब का एक निर्णायक जवाब था। हाँ, एक निर्णायक जवाब। यह सिर्फ एक हमले पर प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक सक्रिय कदम था, यह दिखाने के लिए कि अब हम सिर्फ बचाव नहीं करेंगे। तो ये एक तरह से रणनीति में बदलाव का संकेत था, डिफेंसिव से ऑफेंसिव होने का। एक तरह से हाँ, ये एक संदेश था। और ये संदेश सिर्फ एक नहीं, बल्कि 2 अलग-अलग दर्शकों के लिए था। ओके, कौन थे वो दर्शक? पहला और सबसे सीधा संदेश आतंकी समूहों और उन्हें चलाने वालों के लिए था। संदेश साफ था, तुम कहीं भी सुरक्षित नहीं हो, न शहरों में न पहाड़ों की गुफाओं में। हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और जब हम आएंगे तो पूरी सटीकता और ताकत से आएंगे। ये 0 टॉलरेंस की नीति का जमीनी प्रदर्शन था। बिल्कुल। ये तो हुआ पहला संदेश। आतंकियों को तो संदेश मिल गया, लेकिन क्या दुनिया भी इस पर ध्यान दे रही थी? इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या असर हुआ? ये दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण संदेश था, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए था। वो कैसे? देखिए, जब भी कोई देश काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करता है तो उस पर मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लेकर बहुत दबाव होता है। बिल्कुल। ऐसे में ऑपरेशन महादेव जैसा सफल मिशन, जहां टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल हुआ और एक भी आम नागरिक को नुकसान नहीं पहुंचा, ये भारत की वैश्विक छवि को मजबूत करता है। तो ये दुनिया को ये बताने का एक तरीका था कि हम आतंकवाद से लड़ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल। ये दुनिया को बताता है कि भारत अपनी लड़ाई को सटीकता और नैतिक सिद्धांतों के साथ लड़ रहा है। ये दिखाता है कि भारत आतंकवाद से लड़ने में सक्षम भी है और जिम्मेदार भी। और इसका कूटनीतिक फायदा भी होता होगा। बहुत ज्यादा। जब आप अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहते हैं, जब आप दूसरे देशों पर आतंकवाद को पनाह देने के लिए दबाव डालना चाहते हैं, तो इस तरह का रिकॉर्ड आपकी बात को बहुत वजन देता है। ये आपकी कहानी को मजबूत करता है और आपके दुश्मनों की कहानी को कमजोर। बिल्कुल सही। तो अगर हम सब कुछ एक साथ देखें तो ऑपरेशन महादेव सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। ये सटीकता, योजना, मनोवैज्ञानिक युद्ध और रणनीतिक संचार का एक मिला-जुला पैकेज था। हाँ, कह सकते हैं। तो क्या हम अपने शुरुआती सवाल पर वापस आ सकते हैं? क्या ये ऑपरेशन भारत की काउंटर टेररिज्म रणनीति का एक टर्निंग पॉइंट था? मुझे लगता है कि इसे टर्निंग पॉइंट से ज्यादा एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट कहना बेहतर होगा। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब इसने ये साबित कर दिया कि क्या संभव है। इसने दिखा दिया कि जब बेहतरीन ह्यूमन इंटेलिजेंस, आधुनिक टेक्नोलॉजी और राजनीतिक इच्छा शक्ति एक साथ आ जाए तो ऐसे नतीजे हासिल किए जा सकते हैं जिनके बारे में पहले सोचा भी नहीं जाता था।
तो इसने एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया। हाँ, एक नया स्टैंडर्ड कि भविष्य के ऑपरेशन कैसे होने चाहिए, तेज, सटीक और कम से कम नुकसान वाले। मतलब इसने एक उम्मीद जगाई और एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भविष्य में भी ऐसा किया जा सकता है। हाँ, सोर्सेज से ये साफ है कि भारत की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां लगातार विकसित हो रही हैं। भविष्य के ऑपरेशनों की शक्ल क्या होगी, ये तो कोई नहीं कह सकता। जाहिर है। हाँ, लेकिन ऑपरेशन महादेव ने जो टेम्पलेट तैयार किया है, टेक्नोलॉजी और ज़मीनी जानकारी का संगम और आम नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखना, ये टेम्पलेट अब आतंकवाद के खिलाफ देश के दृढ़ संकल्प का एक स्थायी हिस्सा बन गया है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। क्या सवाल? इस सोर्स में जीरो सिविलियन कैजुअलिटी पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे जैसे ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा जैसी तकनीकें और बेहतर होती जाएंगी, वैसे वैसे सैन्य अभियानों में आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी का स्वरूप कैसे बदलेगा? अच्छा, ये एक दिलचस्प सवाल है। क्या जीरो सिविलियन कैजुअलिटी सिर्फ एक अच्छा लक्ष्य बने रहने की जगह भविष्य के सभी सैन्य अभियानों के लिए एक न्यूनतम स्वीकार्य मानक, एक मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड बन सकता है? ये एक विचार है जिस पर गौर किया जाना चाहिए।